मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संघ व्यवस्था के संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो विभाजन या केंद्रीयकरण किया जाता है, उस दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। वास्तव में भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से 4 लक्षण कहे जा सकते हैं। नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 2, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। नंबर 3, लिखित और कठोर संविधान। नंबर 4, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के ये सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं। नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इस संविधान की व्यवस्थाएं केंद्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों पर बंधनकारी है और किसी भी सरकार द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इस देश में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। नंबर 2, शक्तियों का विभाजन। विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। संघ सूची में 99 विषय हैं जिन पर संघीय शासन को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों की संख्या 61 है। ये विषय सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारों के अधिकारों में हैं। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है जिन पर संघ तथा राज्य दोनों को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नंबर 3, लिखित और कठोर संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से कठोर भी है, क्योंकि इस संविधान में साधारण कानून बनाने की पद्धति से भिन्न पद्धति के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 4, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान ने एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की स्थापना की है जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है जो संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध हो। न्यायालय की जो व्यवस्था संघात्मक शासन के पूर्णतया अनुकूल है। संविधान की उपयुक्त व्यवस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण अथवा भारतीय संघ की विशेषताएं। भारत एक अत्यंत विशाल और विविधतापूर्ण देश होने के कारण संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत में संघात्मक शासन की स्थापना करना उपयुक्त समझा गया, लेकिन संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से भी परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। इसके अतिरिक्त संविधान निर्माता इस बात से भी परिचित थे कि वर्तमान समय के सभी संघात्मक राज्यों में विविध उपायों से केंद्रीय सत्ता को पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अतः संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए भी संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाना उचित समझा।
अतः भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में अनेक एकात्मक लक्षणों को भी यथास्थान देखा जा सकता है। इन्हें भी भारतीय संघ की विशेषताएं कहा जा सकता है। संविधान के ये एकात्मक लक्षण प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में। भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन तो किया गया है, लेकिन शक्ति विभाजन की संपूर्ण योजना में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल है। इस शक्ति विभाजन का रूप है केंद्रीय सूची के 99 विषय, राज्य सूची के 61 और समवर्ती सूची के 91 विषय। समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों को ही कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध की स्थिति में संघीय सरकार के कानून ही मान्य होंगे। इस प्रकार संघीय सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा, जल, थल और वायु शक्ति, रेलवे, मुद्रा और वैदेशिक संबंध आदि सभी महत्वपूर्ण विषय अकेली संघीय सरकार के अधिकार में हैं और कनाडा के संघ की तरह अवशेष शक्तियां भी केंद्रीय सरकार को प्राप्त हैं। नंबर 2, इकहरी नागरिकता। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका आदि राज्यों की तरह दोहरी नागरिकता नहीं, वरन एक ही भारतीय नागरिकता की व्यवस्था है। इकहरी नागरिकता की ये व्यवस्था भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से उचित होते हुए उसे संघात्मक शासन के सिद्धांत के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। नंबर 3, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। साधारणतया संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों के संविधान संघ से पृथक होते हैं, लेकिन भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। नंबर 4, एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारतीय संघ में अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संघ की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर न्यायपालिका को बहुत अधिक सीमा तक एकीकृत कर दिया गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की ही शाखाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय को उन उच्च न्यायालयों पर व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है और उच्च न्यायालयों का निर्माण तथा गठन संघीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय देश की संपूर्ण न्याय व्यवस्था के शिखर पर स्थित है और यह केवल एक संघीय न्यायालय ही नहीं वरन सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है। नंबर 5, संसद राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में कमी या वृद्धि की जा सकती है, राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 6, भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक। भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्थाएं शांति काल और संकट काल दोनों में ही संघात्मक बनी रहती हैं, लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि सामान्य काल में तो संघात्मक बना रहेगा, लेकिन संकट के समय से बिना किसी प्रकार के औपचारिक संशोधन के एकात्मक व्यवस्था का रूप दिया जा सकता है। संकट काल की घोषणा के क्रियाशील रहने के समय संघीय संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा और संघीय शासन के द्वारा राज्य सरकारों को उनके निश्चित क्षेत्र में भी आवश्यक निर्देश दिए जा सकेंगे। इस प्रकार संकट काल में राज्य की स्वतंत्रता का पूर्णतया अंत हो जाएगा। नंबर 7, सामान्य काल में भी संघीय सरकार की असाधारण शक्तियाँ। संविधान द्वारा सामान्य काल में भी संघीय सरकार को असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में अल्पकाल के लिए संघीय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 252 के अनुसार संघीय संसद को इस प्रकार का अधिकार 2 या अधिक राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा
प्रस्ताव पास करके भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता के पालन के लिए भी संघ को सामान्य काल में भी राज्य सूची के विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है, जो निश्चित रूप में एकात्मक शासन व्यवस्था को ही एक लक्षण है। नंबर 8, मूलभूत विषयों में एकरूपता। सामान्यतया संघात्मक राज्यों में दोहरी कानूनी प्रशासन तथा दोहरी न्याय व्यवस्था होती है, किंतु भारत में उन समस्त मूलभूत विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, एक रूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। इस संबंध में प्रमुख रूप से 3 उपाय अपनाए गए हैं कि न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा, सारे देश में फौजदारी और दीवानी कानूनों में समानता, संघ और विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदों के लिए सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं। इस प्रकार संपूर्ण भारत के लिए एक ही चुनाव आयोग तथा वित्तीय प्रशासन के लिए एक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था है। नंबर 9, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति और कार्य की यह विधि संघात्मक व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। नंबर 10, राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य संघात्मक राज्यों में संघ की छोटी बड़ी इकाइयों को संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत राज्य में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में इकाइयों की समान स्थिति को स्वीकार न किए जाने के कारण भी इस संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। नंबर 11, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। राज्य वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के स्थान पर केंद्र पर निर्भर है। केंद्र के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्य पर छाया रहता है। वित्तीय क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण राज्यों की स्वायत्तता नाम मात्र की ही है। नंबर 12, संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त होना। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध भी राज्य सरकारों पर संघ की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर बल देते हैं। संविधान के अनेक उपबंधों को तो संघीय संसद के द्वारा साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधित किया जा सकता है और दूसरे कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों को अकेली संघीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। संविधान के केवल कुछ ही ऐसे उपबंध हैं जिनके संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संवैधानिक संशोधन का कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अन्य किसी भी संघ के राज्यों की तुलना में भारतीय संघ के राज्यों की संवैधानिक संशोधन की बहुत कम शक्ति प्राप्त है। नंबर 13, अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति का अधिकार है, जिसका कार्य राज्यों के आपसी विवादों की जांच करना और सामान्य हित के विषयों पर विचार विमर्श करना होगा। इसके अलावा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी और 1971 में उत्तरी पूर्वी सीमा के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई है। वास्तव में अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के कार्यों में समन्वय की दिशा में ही उठाए गए कदम हैं। नंबर 14, भारतीय संघ में संघीय क्षेत्र। भारतीय संघ में 2 प्रकार की इकाइयां हैं, राज्य और संघीय क्षेत्र। वर्तमान समय में 7 संघीय क्षेत्र हैं। संघ के राज्यों को तो राज्य सूची के विषयों पर लगभग पूर्ण अधिकार प्राप्त है, किंतु संघीय क्षेत्रों के संबंध में केंद्र को नियंत्रण की प्रभावी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद को
इन क्षेत्रों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है और इन क्षेत्रों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है और इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों की सहायता से करता है। नंबर 15 नीति आयोग। नीति आयोग भी राज्यों को अनुदान प्रदान करने का कार्य करता है जो पूरा भारत के नियंत्रण में रहता है।